23 साल पुराने भूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी कार्रवाई, काउंटर क्लेम को किया खारिज, मामला ट्रायल कोर्ट में वापस। नवंबर 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के पीठ ने, जिनमें न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन बी अंजारिया ने संजय तिवारी बनाम युगल किशोर प्रसाद साहू में दायर अपील को स्वीकार करते हुए पुराने और निचले अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया है और साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी में निर्धारित कठोर प्रक्रिया संहिता को एक बार फिर मजबूती से रेखांकित किया है। बात करें तथ्यों की तो विवाद का शुरुआत 2 दिसंबर 2002 में हुए एक मौखिक समझौते से है, जहां पर वादी संजय तिवारी ने प्रतिवादी संख्या 1 युगल किशोर प्रसाद साहू से 0.93 एकड़ भूमि को लेने के लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया था और साथ में तिवारी ने यह भी कहा कि उसे जमीन का कब्जा सौंप दिया गया था और उन्होंने उस जमीन पे बाउंड्री भी कर ली थी। बाद में जोड़े गए प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने इसी जमीन के 50 डिसमिल हिस्से पे अपना अधिकार जताया और साथ ही में यह दावा किया कि 2002 में उन्होंने समझौता किया था और साथ ही में उन्होंने पूरे जमीन को अपने नाम करने की मांग के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ काउंटर क्लेम दायर किया। इस काउंटर क्लेम को ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने यह कहकर स्वीकार कर लिया कि इससे बहुवादिता यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन से बचा जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को सिरे से खारिज कर दिया। बात करें निष्कर्ष की तो सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 8 रूल 6A के तहत केवल वादी यानी प्लेंटिफ के विरुद्ध ही काउंटर क्लेम किया जा सकता है, ना कि सह प्रतिवादी के विरुद्ध। और तो और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को पार्टी बनाना उचित था ताकि आगे चल के नॉन रिजॉइंडर की समस्या ना आए, परंतु इससे उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध काउंटर क्लेम करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। और तो और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि काउंटर क्लेम अत्यधिक देरी से फाइल किया गया था और इस कारण सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें नया वाद प्रस्तुत करने की भी अनुमति प्रदान नहीं की। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने इस काउंटर क्लेम को खारिज किया और इसे ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया। बढ़ते हैं अगले मामले की ओर, जहां पे 13 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो के मामले में याचिकाकर्ता के दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा को कम करके 6 वर्ष कर दिया। यह मामला दिनेश कुमार जलधारी बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने, जिनमें न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन बी अंजारिया ने 4 वर्षीय बच्चे के साथ यौन शोषण करने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि पीड़िता के मां द्वारा दिया गया गवाह विश्वसनीय है और विस्तृत है और साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत में आरोपी को देख के भयभीत हो जाना पीड़िता के साथ मानसिक आघात का स्पष्ट स्वरूप है। साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से दोहराया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह यानी ऑक्यूलर एविडेंस चिकित्सा साक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जब मेडिकल जांच में पीड़िता के निजी अंगों में लालिमा जैसे निशान पाए गए हों। और तो और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दोष सिद्धि को बरकरार रखा, परंतु यह देखते हुए कि आरोपी पहले ही 4 वर्ष 5 माह जेल में बिता चुका है, इस कारण सर्वोच्च न्यायालय ने सजा को कम करके 7 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया और साथ ही में 6000 का जुर्माना लगाया। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला बाल यौन अपराध के प्रति सर्वोच्च न्यायालय के कठोर एवं संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले मामले की ओर, जहां पे 14 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस निगरानी को दी मंजूरी। कहा, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, परंतु यह पूर्ण नहीं। यह मामला गोविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, जिनमें न्यायमूर्ति के मैथ्यू और न्यायमूर्ति ए अलीग्रस्वामी ने निजता और पुलिस निगरानी के संतुलन पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। याचिकाकर्ता गोविंद, जिसे हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में चिन्हित किया गया था, पर पंजाब पुलिस नियमावली 1934 की धारा 855 और 856 के तहत निगरानी रखी जा रही थी, जिनमें आवागमन पर निगरानी रखना और आवधिक पूछताछ शामिल थी, जिसे याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 और आवाजाही की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का उल्लंघन बताया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया, परंतु इसके साथ ही ऐतिहासिक घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता आर्टिकल 21 का विषय है और ये एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय ने
ये कहा कि ये कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, राज्य सामाजिक व्यवस्था एवं अपराध को रोकने के लिए उचित कदम उठा सकती है। और तो और सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम की संवैधानिकता को माना, परंतु ये चेतावनी दी कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि निगरानी सामयिक, अनुपातिक और अति आक्रामक ना हो। यह निर्णय निजता के बढ़ते हुए और विकसित होते न्यायशास्त्र का एक स्वरूप माना जा सकता है। ये थे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण फैसले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। मिलते हैं अगले सप्ताह।